प्लांट्स में कैसे होता है। अब पढ़ेंगे कि एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त होता है। सबसे पहले हम इनसाइड फिगर ऑफ ये जो बॉडी है उसके बारे में आप लोगों को समझा दें। जैसे ये हमारा स्कल हेड रीजन, उसको छोड़ देते हैं, उसको डाइजेशन से अभी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जस्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यह जो है हमारा फूड पाइप है, जिसे कहते हैं एसोफेगस। सबसे पहले देखिए, हम फूड को जो है क्या करते हैं कि अपने अंदर जब मुंह में लेते हैं तो ये सेट ऑफ टीथ होता है और यहाँ पे एक टंग होता है। टंग, इसके भी कई रीजन होते हैं जिससे कि हमें शोर, स्वीट, बीटर और साल्टी, मतलब खट्टा, मीठा, कड़वा और नमकीन, इतने चीज़ों का हमें स्वाद जीभ द्वारा मिलता है। यह एक लॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, मसल्स का केवल बना होता है हमारा जीभ। उसके बाद ये टीथ होता है। टीथ जो है 16 के सेट में होता है। ये 16 के सेट में 16 एक साइड में और ऊपर वाले साइड में 16, 32 दांतों का एक कंप्लीट सेट होता है, जिसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला होता है इंसिसर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर। इंसिसर्स आगे के सेट होते हैं, उसके जस्ट बगल में कैनाइन होता है, उसके बाद ये प्रीमोलर और लास्ट में मोलर। यानी कि ये जो इंसिसर होता है ये काटने उठने के काम आता है, जबकि फाड़ने के काम आते हैं कैनाइन। ये चबाने के काम आते हैं या तोड़ने के काम आते हैं, और ये चबाने में हेल्प करते हैं। मस्कुलर टंग से इधर से उधर ले जाके इस साइड के फूड को इस साइड में या इस साइड के फूड को एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसके अलावा यह जो है जब हम फूड को अपने अंदर लेते हैं तो वो कहलाता है इंजेशन। वह प्रोसेस कहलाता है इंजेशन। इंजेशन का प्रोसेस होता है जब हम फूड को अपने मुंह में लेते हैं और उसे कई बाइट टुकड़ों में काट के उसे मेल्ट करके इस एसोफेगस द्वारा हम स्टमक में भेजते हैं। एक्चुअली यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रेट होता है, जो एक प्रकार का एंजाइम है। यह सलाइवा क्या करता है कि फूड में मिल के, और जैसे बहुत ज़्यादा आप फूड जब चबाते हैं तो आपको मीठा लग जाता है, तो वह शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर, उसमें कार्बोहाइड्रेट को, मतलब कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में तोड़ने का काम यही से शुरुआत करता है। उसके बाद यह फूड जो है जब हम कम्प्लीटली उसे बाइट के चबा लेते हैं तो यह पहुंचता है यहाँ एसोफेगस में। एसोफेगस में यह फूड पहुंचता है। एक्चुअली एसोफेगस में संकुचन की प्रक्रिया चलती रहती है, ऐसे ऐसे इसके द्वारा फूड जो है नीचे जाता है। जब फूड नीचे जाता है तो पहुंचता है फर्स्ट इस स्टमक में। एक्चुअली जब स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ से 3 चीज़ रिलीज होती है। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक होता है म्यूकस, और तीसरा होता है पेप्सिन। HCl, म्यूकस और पेप्सिन। म्यूकस क्या करता है कि ये जो स्टमक रहता है इसकी दीवारों से निकलने लगता है, इसकी दीवारों पर चिपका होता है, और इसके बाद HCl भी निकलता है। तो HCl जब निकलता है तो फूड को जो है वह एक तरह से गलाने का काम करता है, यानी कि फूड को पूरी तरह से मेल्ट कर देता है। प्लस जो फूड के साथ बैक्टीरिया आए होते हैं उस बैक्टीरिया को भी ये मार देता है। अब ये चूँकि इतना एसिडिक होता है कि उन सबको गलाने का काम करता है, तो हमारे स्टमक की दीवारों को कोई नुकसान न हो, इसलिए यह म्यूकस इसमें चिपका रहता है। प्लस डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें से भी निकलते हैं। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के पचाने के काम आता है, इसलिए यहाँ से 3 एंजाइम्स निकलते हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। इस प्रकार यहाँ जो स्टमक में प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। डाइजेशन का प्रोसेस स्टमक में होता है। इंजेशन का प्रोसेस हमारे मुंह से शुरू हुआ, डाइजेशन स्टमक में।
इसके बाद ये डाइजेस्टिव फूड थोड़ा थोड़ा पार्ट पार्ट करके यह डायरेक्टली स्टमक का जो नीचे वाला पार्ट होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जब जुड़ता है तो यह जो है इसमें से 2-3 जूस यहाँ निकलता है। एक्चुअली स्टमक के जो ऊपर लीवर होता है, इस लीवर से बाइल जूस निकलता है जो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है। यह बाइल जूस फैट को पचाने में काम आता है। यह यहाँ से निकल के ज़रूरत पड़ने पर इंटेस्टाइन से भी जुड़ा होता है, वहाँ पे यह जूस जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक पैंक्रियाज होता है, ये स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में। ये पैंक्रियाज क्या करता है कि पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, और बाइल जूस पैंक्रियाटिक जूस दोनों जूस जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वह भी फैट और उसको ये यहाँ से जो डाइजेस्टिव फूड गए होते हैं उनको जो है फिर सिंपलर पार्ट में तोड़ने का काम करता है, और फिर यहाँ से इंटेस्टाइनल जूस भी निकलता है। तो एट लास्ट इंटेस्टाइनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस तीनों जो है इस फूड को और सिंपलर पार्ट में तोड़ देते हैं, यानी कि एक तरह से कहा जाए तो प्रोटीन, विटामिन, फैट ये सब अलग हो जाते हैं। तो ये पैंक्रियाटिक जूस जब यहाँ मिलता है तो पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस ये मिलके फैट को फैटी एसिड में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में और कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे अब उसके बाद जब ये फैटी एसिड, एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल और ये शुगर जब ये बट गए, अलग अलग हो गए, तो यहाँ पे एक इंटेस्टाइन में एक ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो चारों ओर से ब्लड की बहुत पतली पतली नलियों से जुड़ा होता है। यह विली कहलाता है, VILLI। यह विली क्या करता है कि उसको जो है बहुत ज़्यादा एरिया फैला लेता है अपना, जैसे ये बंडमुट्ठी टाइप का है, फिर एरिया फैला लिया तो इतना बड़ा एरिया हो गया। इस तरह से बहुत सारी विली होती हैं, एरिया फैला लेती हैं, और इनके चारों ओर ब्लड की नलियाँ रहती हैं। अब ब्लड वेजल्स जो रहती है, वेजल्स कहते हैं उसको, ब्लड नलिया को, ये ब्लड वेजल्स जो होते हैं इन सब फूड मटेरियल को, जो प्रोटीन, विटामिन ये सब अलग अलग हो गए हैं, इनको एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला देती है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हो गया। उसके बाद जब ये एब्जॉर्ब होता है, अब ये एब्जॉर्ब फूड जो है ब्लड में मिल गया, और ब्लड में मिल के वह जो है बॉडी के प्रत्येक पार्ट में पहुंच गया। बॉडी के प्रत्येक पार्ट यानी कि बॉडी के हर एक भाग के जो सेल्स होते हैं उसमें, क्योंकि ये ब्लड में मिल गया, जब ब्लड में मिल के और हर एक जगह तक पहुंच गया, उस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। इस प्रकार ये एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में एक तरह से फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, इसे आप लोग समझ लें। इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है। इसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है वह लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ से वाटर और एक्स्ट्रा सॉल्ट अलग होता है, और जो सेमी सॉलिड फूड है, मतलब वेस्ट जो मटेरियल बचा हुआ है उसको जो है वह यहाँ पे रेक्टम में स्टोर कर देता है, और वह टाइम टू टाइम एनस से बाहर निकलता है, जिसे हम कहते हैं ईजेशन। इस प्रकार डाइजेशन में हम लोग देखें कि पहले इंजेशन, यहाँ पे डाइजेशन, फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, और फिर ईजेशन, 5 प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। यहाँ पे ये बकल कैविटी से प्रक्रिया शुरू होते हुए एसोफागस में आती है, एसोफागस से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में, रेक्टम से एनस के द्वारा बाहर आती है। इस प्रकार ये डाइजेशन कंप्लीट होता है। इसमें जो एंजाइम्स निकलते हैं, तो सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। यहाँ पे लीवर से बाइल जूस निकलता है जो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा रहता है।
पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। स्टमक से पेप्सिन, म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। तो ये सब याद रखने हैं आप लोगों को। इस प्रकार से ये कंप्लीट डाइजेशन हमारे शरीर में होता है। इस प्रकार से फूड मटेरियल अलग अलग होते हैं। इसके बाद जब हम आगे आते हैं तो जैसे गाय वगैरह में जो डाइजेशन होता है तो वो कैसे होता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि गायें खाना खाने के बाद अगर खड़ी भी रहती हैं तो बहुत देर तक अपना मुंह चलाती रहती हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअली ह्यूमन और कई एनिमल सेलुलोज को नहीं पचा पाते। सेलुलोज जो प्लांट्स में पाया जाता है, जिसको भोजन के रूप में डायरेक्टली पशु यूज करते हैं, जैसे पत्तियाँ, घास, ये सब। तो उसमें क्या होता है कि जब ये गाय खाती है अपना खाना तो उसके ये स्टमक में जाता है। तो स्टमक में वो जो सेलुलोज इकट्ठा होता है जिसे कहते हैं र्यूमेन। र्यूमेन वो इकट्ठा होता है। वहाँ से जब वह मुंह चलाते, यहाँ पे जो सेलुलोज होता है वो हाफ डाइजेस्ट होता है। हाफ डाइजेस्ट मतलब आधा ही पचा होता है। उस आधे पचे हुए सेलुलोज को कहते हैं कड। अब ये कड जो है जब पशु मुंह चलाते हैं यानी कि वो जुगाली करते हैं, ठीक है। तो जुगाली करते हैं तो उसके मुंह में यह फिर वापस जाता है एक लंप के रूप में, झाग के रूप में। बहुत गाढ़ा झाग होता है। जैसे जब गाय वगैरह या भैंस जुगाली करती हैं, मुंह चलाती हैं, तो उसके अगल बगल से निकलता है। फिर जब वह कंप्लीट तरह से सलाइवा मिक्स हो जाता है फिर वह जाता है इसमें और फिर उसका पूरी तरह से डाइजेशन होता है। तो इस प्रकार इस तरह के डाइजेशन वाले प्राणियों को हम लोग कहते हैं र्यूमिनेंट्स। र्यूमिनेंट्स इसलिए कि र्यूमेन में इसका पाचन होता है, इसलिए इसे र्यूमिनेंट्स। और ये र्यूमिनेंट्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि सेलुलोज का ये पाचन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक पॉन्ड्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जिसे कहते हैं एमीबा। एमीबा में AMOEBA, एमीबा में डाइजेशन कैसे होता है? तो एमीबा जो होता है सिंगल सेलुलर होता है। इसमें एक न्यूक्लियस होता है और ये साइटोप्लाज्म वगैरह इसमें फैला होता है। जब ये किसी फूड को देखता है, ये बहुत ही छोटा होता है, इतना बड़ा जो दिखाया गया इतना बड़ा नहीं होता। जब ये किसी फूड को देखता है तो उसकी तरफ अपना मूवमेंट करता है और अपनी आकृति ये जो है थोड़ा सा ऐसे कर लेता है। इसको कहते हैं हम सेडोपोडिया। PSEDOPODIA, सेडोपोडिया। सेडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट। लगेगा कि ये इसका पैर है, इस पैर से इसकी ओर मूवमेंट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। यह अपना मुंह ऐसे करता है। मुंह मतलब थोड़ा सा आकृति चेंज करता है क्योंकि हमेशा इसमें डिवाइडेशन होता रहता है। इसकी ओर बढ़ता है, मान लिए इसकी ओर बढ़ता बढ़ता फूड यहाँ आ गया, उसके बाद से फूड को अपने अंदर लेता है और ये वाला जो पार्ट होता है अब वो ऐसे हो जाता है। जो ही फूड लेता है ऐसे अपने पार्ट को धीरे धीरे कर लेता है, इस फूड को अंदर ले जाता है। एक अंदर इसकी स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं वैक्यूल। इस वैक्यूल में अपने फूड को ले जाता है। फिर इसमें से, इसके शरीर में से डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो इसको पचाते हैं। पचने के बाद ये उसका पूरा एब्जॉर्प्शन कर लेता है और एब्जॉर्प्शन के बाद जैसे फूड को लिया है वैसे ही धीरे धीरे इसको पीछे पहुंचाता हुआ और फिर ऐसे करके इसको बाहर निकाल देता है। इस प्रकार सिंगल सेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही डाइजेशन प्रक्रिया होती है। थैंक यू।